एवरीवन वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 4 और इससे पहले 3 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए जनगणना से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको जरूर देख ले आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। 2021 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप की है। वहीं अगर बात करें राज्यों में तो राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो बिहार में पाया जाता है वो दोस्तों किशनगंज का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? तो किशनगंज का पाया जाता है। ठीक है, वहीं न्यूनतम पूछे तो वैशाली में न्यूनतम पाया जाता है 904 और बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935 जो है टोटल बिहार में शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम वन आवरण वाला जिला जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है 2021 में जो वन रिपोर्ट आया था उसके अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जो बिहार का जिला है वो हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, वहीं अगर पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पे है बिहार में तो वो हो जाएगा दोस्तों कैमूर में जो है वो सबसे ज़्यादा वन आवरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना किया गया था वो 1966 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1966 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है तो दोस्तों मनीला में है। ठीक है, और इसमें टोटल एशियाई विकास बैंक में टोटल 68 देश है। तो इसको भी याद रखना है, 68 देश है इसमें। 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला है राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया समिति कर सुधार से है दोस्तों, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है रेखा समिति जो है दोस्तों, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ये भी दोस्तों सही सुमेलित है। अगला है गायपोया समिति, ये बैंकिंग सेवा सुधार से है, ये भी सही है। और अगला जो खुसरो समिति है ये गलत है दोस्तों। खुसरो समिति जो है औद्योगिक साख से इसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका जो संबंध है दोस्तों वो कृषि साख से है, औद्योगिक साख से नहीं है बल्कि कृषि साख से है। तो इसको याद रखना है, कृषि साख से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मुद्रास्फीति होता है तो मुद्रा के मूल्य पे क्या प्रभाव होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, मूल्य गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में बैंकों की ढांचा को बेहतर बनाने के लिए और ग्राहक के जो समस्या होती है उसको सुनने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 1995 में। ठीक है, और इसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम आय वाले परिवार एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो इसके लिए जो समिति गठन किया गया था दोस्तों वो था नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, वहीं उर्जित पटेल समिति जो है दोस्तों वो मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण हेतु किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। और बीमल जलान समिति जो है दोस्तों नए बैंकों को परमिट देने के लिए समीक्षा के लिए बनाया गया था। बीमल जलान समिति किसके लिए था? तो नए बैंक जो खुलेंगे उसको परमिट देने के लिए समीक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु
ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था कौन है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण देती है वो कौन सी बैंक है दोस्तों और संस्था है? तो वो हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। इसका स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है मतलब कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें दोस्तों सेवा कर जो हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष कर है, बाकी उपहार कर और निगम कर जो है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में नहीं, सॉरी, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो सेवा कर जो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है और ये दोनों जो है प्रत्यक्ष कर है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र नगर कौन से थे जिसके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था और इसके जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलता था, ठीक है। लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में पड़ता है, एक बंदरगाह नगर है, ये भी पूछा जाता है। और ये किस नदी के किनारे है ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। लोथल जो है भोगवान नदी के किनारे है, ठीक है, और एक बंदरगाह शहर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों 11वां अभिलेख जो है अशोक का जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। वहीं चौथा शिलालेख जो है दोस्तों जिसमें भैरव घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया है। चौथा अभिलेख इसमें दोस्तों भैरव घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, इसको भी याद रखना है। पांचवा अभिलेख जो है दोस्तों उसमें क्या किया गया है? तो पांचवा शिलालेख में दोस्तों धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। तो पांचवा में क्या दिया गया है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति की घोषणा की गई। और सातवें अभिलेख की बात की जाए तो सातवें अभिलेख में दोस्तों अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तो अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख कहाँ पे है? 7वां अभिलेख में, ठीक है। और 11वां अभिलेख जो कि किसके लिए है? धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसके सारे अभिलेख को देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों नरसिंह वर्मन के द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर जो है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो पल्लव शासक था ये। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता पूछा जाता है कहाँ का था? तो मोरक्को का था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है, भारत आया था। इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। इब्न बतूता ने रहेला नाम की एक पुस्तक का रचना किया है, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है रहेला नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करना है। तो इसमें जो असत कथन हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो हो जाएगा सी नंबर, देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा जाता था। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। जगबेटकर एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को कहा गया है, ठीक है। देवराय प्रथम को नहीं कहा गया है, देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। बाकी सारा कथन जो है दोस्तों वो सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ये सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिसको आज दिग्गज कहा जाता था, ये भी सही है। कृष्णदेव राय ने आंध्र पिता मह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, देवराय प्रथम नहीं होगा, देवराय द्वितीय को जगबेटकर का उपाधि दिया गया था या कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत जोड़े को पहचान करना है। मुगल काल में तो देखिए पहला क्या है, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जहांगीर का जो जन्म हुआ था फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, सॉरी सही है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म दाहोद गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। तानसेन का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, ये जो है दोस्तों ये जोड़ा असत है। तानसेन का जो जन्म हुआ था दोस्तों ग्वालियर में हुआ था, भोपाल में नहीं हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में डच के द्वारा जो प्रथम कारखाना का स्थापना किया गया था वो मसूलीपट्टनम में किया गया था। कहाँ किया गया था? मसूलीपट्टनम में किया गया था। और पूछे कब किया गया था? तो 1605 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे पहले पूछ रहा है सहायक संधि का प्रयोग, तो हो जाएगा दोस्तों डुप्ले के द्वारा। और पूछे सबसे ज़्यादा सहायक संधि का उपयोग किसने किया था? तो वेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है, विद्रोह दिया हुआ है, उसके नेतृत्व करता। दोस्तों विद्रोह जो टॉपिक हो जाता है बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे विद्रोह, उसके नेतृत्व करता और कब हुए थे और किस क्षेत्र में हुए थे, सबको अच्छे से एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। पहला क्या है? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो है दोस्तों वो कब कहाँ हुआ था दोस्तों? तो खोंड विद्रोह हुआ था चक्र बिश्नोई, सॉरी, खोंड विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो चक्र बिश्नोई थे। ठीक है, अगला है चेर विद्रोह। चेरों का जो विद्रोह हुआ था उसके जो नेता थे वो भूषण सिंह थे, सही है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह, सही है। खांसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ए नंबर। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 1 2 4 3 दिया हुआ है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4, यहाँ 4 3 है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के संबंध में असत कथन को पहचान करना है। चंपारण आंदोलन, ठीक है, इसमें जो असत कथन है वो कौन हो जाएगा दोस्तों? पहला नंबर। चंपारण में किसानों की अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नहीं दोस्तों, 3/20वें हिस्से पे, ठीक है, 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इसलिए पहला नंबर गलत हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे, बिल्कुल सही है। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था, ये भी सही है। किसानों की वसूली गई राशि का 25% वापस किया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कौन सा कथन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत में 1920 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? तो 1920 में। और पूछे कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बम्बई में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है आर्य समाज। आर्य समाज का जो स्थापना दिया हुआ है दोस्तों, आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1828 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। देवबंद स्कूल जो है दोस्तों वो 1860 में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1866-67 में हुआ था देवबंद स्कूल की स्थापना। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो यूपी के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नौनतवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है रहूमाई माजदायन सभा, ये 1851 में किया गया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना की गई थी वो कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के समय किया गया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था? इसी को दोस्तों पूना पैक्ट भी हुआ बोलते हैं। ये जो हुआ था दोस्तों मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ था। और कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र, ये दोनों जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं पे शिक्षा भी है, समवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा भी हो जाएगा समवर्ती सूची में। वहीं राज्य सूची की बात करें तो लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन और भू राजस्व, स्थानीय शासन और लोक स्वास्थ्य, ये सब जो है दोस्तों वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र और शिक्षा, ये तीनों जो है दोस्तों समवर्ती सूची में आता है।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो नहीं की जाती है, किसके द्वारा? तो वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध जो है दोस्तों वो संविधान के 6ठी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा भी बोला गया है। ठीक है। संविधान का आत्मा भी बोला गया है। ठीक है। इसमें न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पूछे किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन का पहचान करना है। तो राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अध्यादेश का जो प्रभाव है 6 माह तक रहता है, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। तो बाकी सभी कथन जो है दोस्तों वो सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो दोस्तों 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाता है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, राज्य दिया गया है और उसके विधानसभा की सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो पंजाब में दोस्तों कितना? 117 विधानसभा के सदस्य की संख्या बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 90, दोस्तों ये गलत है। उत्तराखंड में 90 नहीं है, उत्तराखंड में जो है वो 70 है। विधानसभा की संख्या 70 है। मणिपुर में 60 है, गोवा में 40 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड की संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड की संविधान से कौन सी प्रक्रिया नहीं लिया गया है पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संसदीय विशेषाधिकार, ये दोनों जो है दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है, सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो केंद्र और राज्य के बीच जब वित्तीय विवाद का निपटारा विवाद हो जाता है तो उसके निपटाने के लिए किस एजेंसी को काम में लाया जाता है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का अंग कौन नहीं है? तो दोस्तों विधानसभा है, राज्यपाल भी है, ठीक है, विधान परिषद भी होता है, लेकिन एडवोकेट जनरल नहीं होता है। ठीक है, विधानसभा जिस तरीके से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलके संसद का निर्माण होता है, इसी तरीके से राज्य का विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद के मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्ड योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एशियान। एशियान जो है दोस्तों सरकारी संगठन जिसके साथ डिजिटल कार्ड योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की
है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि 2021 में आया था, इसमें भारत का स्थान था 85वां। देखिए करंट का क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाइएगा। अथावास्का झील किस देश में स्थित है? अथावास्का झील जो है दोस्तों वो कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में और भी झील है जिसको याद रख लीजिएगा। ग्रेट बियर झील ये भी पूछा जाता है। वेनीपेग झील ये भी कनाडा में है, तो ये दोनों को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इसमें कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से नंगा पर्वत जो है वो भारत में स्थित है। वहीं बात करें एवरेस्ट, ये नेपाल में है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। और तिरचमीर जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदी के किनारे बसे हुए नगरों का कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिवरपूल। लिवरपूल जो है वो राइन नदी के किनारे नहीं है। इंग्लैंड में है लिवरपूल, और ये जो है मर्सी नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? तो मर्सी नदी के किनारे है। वहीं रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, और कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है। तो अभी के समय में दोस्तों कीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कीव जो है कहाँ पड़ता है? तो यूक्रेन में पड़ता है कीव। और ये किस नदी के किनारे है? तो नीपर नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा जो है दोस्तों वो हो जाएगा सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा। बाकी थालघाट जो है दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ता है। पालघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और भोर घाट जो है दोस्तों कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। तो ये सब को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है? तो किस नदी का मुहाना जो है वो चिनाब नदी नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी का मुहाना जो है चिनाब नदी नहीं है। बाकी रावी, सतलज और झेलम जो है उस नदी का किनारा जो है वो चिनाब नदी है, मुहाना। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा या आम फसल के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए आम्र वर्षा बोला जाता है केरल में। कहाँ पे बोला जाता है? तो केरल में। यहाँ पे तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तूफानी वर्षा होता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है दोस्तों इसमें लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का जो कोलार खान है दोस्तों वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार और इसी को हट्टी का खान भी बोलते हैं। हट्टी का खान दोनों जो है दोस्तों सोना के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर जो है दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का कोहिनूर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत को कोहिनूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है, इसका खान है इसलिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मैनेज करेंगे, हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, त्वरण, दाब और आवेग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है माइक्रोफोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो भू अस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पे स्थापित किए जाते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, मीटर नहीं मारना है, 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों सभी
प्राथमिक सेल के उदाहरण है। शुष्क सेल, डेनियल सेल और बोल्टिए सेल तीनों जो है प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो नाभिकीय रिएक्टर का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वो सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में? सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है दोस्तों मैलिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों वो इमली में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों इसमें से बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अपस्फोटिरोधी यौगिक है। सबसे अच्छा अपस्फोटिरोधी यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा टेट्राएथिल लेड जो है दोस्तों सबसे अच्छा अपस्फोटिरोधी यौगिक है। ये ऐसा यौगिक होता है जिसका स्फोटन अधिक होता है, इसके उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। ठीक है, डोलामाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो डोलामाइट जो है दोस्तों वो कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कैल्शियम का कौन कौन सा अयस्क होता है दोस्तों? तो डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, ये सभी जो है दोस्तों ये कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो है दोस्तों शैवाल को अध्ययन कहते हैं, सही है। माइकोलॉजी कवक को अध्ययन को कहते हैं, ये भी सही है। पोमोलॉजी जो है दोस्तों वो फूलों के अध्ययन को नहीं बोलते हैं, बल्कि ये फलों के अध्ययन को बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा फल के अध्ययन को। ठीक है, कीटों के अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना जो है दोस्तों वो किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया लेमार्क के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था ये? तो 1809 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? इसमें से एस्फेगनम जो है दोस्तों ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है थैलोफाइटा वर्ग का। बाकी सभी जो है थैलोफाइटा वर्ग का है, जीवाणु, शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फल और उसके खाए जाने वाले भाग कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो सेब का दोस्तों पुष्पासन खाते हैं, बिल्कुल सही है। काजू का बीज पत्र खाते हैं, ये भी सही है। नारियल का मध्य भित्ति नहीं खाते हैं, इसका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। नारियल के खाए जाने वाला भाग जो होता है वो होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूण नौ है ये पोष, इसको याद रखेंगे। भ्रूणपोष जो है नारियल के खाने वाला हिस्सा को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, आप लोग जानते हैं। और ये जो ग्रहण करते हैं किस विधि से? तो दोस्तों विसरण विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? तो जलीय फर्न जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो हो जाएगा दोस्तों एंजोला। एंजोला जो है वो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जलीय फर्न। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के अतिरिक्त दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं विली। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पे जो उंगली नुमा संरचना पाई जाता है उसको विली बोलते हैं। ठीक है, विली जो है छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करता है, और छोटी आंत
आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो ये भी पूछा जाता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों क्रेकोग्राफ। क्रेकोग्राफ का उपयोग करते हैं पौधे की वृद्धि को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है दोस्तों वो थायरॉक्सिक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके आयोडीन की कमी के कारण ही क्या होता है, थायराइड रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है दोस्तों, तो इसमें समुद्री घोड़ा जो है वो मछली है, बाकी सभी मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभयारण्य में चलाई जा रही है। तो ओलिव रिडले टर्टल जो केचुआ है उसको संरक्षण के लिए परियोजना जो चलाई जा रही है दोस्तों, वो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है, तो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में चलाई जा रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। वधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो वधावन आर्द्रभूमि जो है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है दोस्तों वो 8 मई को मनाया जाता है। वहीं 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। और 18 मई को दोस्तों 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मतलब पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो हॉट स्पॉट के रूप में भारत में 4 क्षेत्र हैं। इसमें से जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी है जो कि हॉट स्पॉट क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया था दोस्तों वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, और पूछे कब स्थापित किया गया था, तो 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत का जैव विविधता प्रखर स्थलों में केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल निम्न है जो कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सुंदालैंड। ये 4 जो है दोस्तों क्या है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संगठन और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो GATT गेट का जो मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में है, बिल्कुल सही है। एशियान का जकार्ता, ये भी सही है। नाटो का ब्रुसेल्स, सही है। इंटरपोल का दोस्तों लंदन नहीं होगा, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश जो है अपना भारत है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक है वो महर्षि गौतम। महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के संस्थापक है। ठीक है, वहीं पाणिनि जो थे वो किसके जनक थे दोस्तों, वो संस्कृत व्याकरण के जनक थे, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ से चलिए मैथ का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाए 9999। अब क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर हमेशा शेष क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉसा निकाल लेंगे। तो 12, 18, 21, 24 का जब हम लॉसा निकालेंगे मतलब लघुत्तम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 504। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 999 में 504 से भाग दे देंगे। तो हमको जब इसको भाग देंगे तो आप लोग भाग दे के देखिएगा, इसका जो शेषफल बचेगा इसमें जो भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो 423 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 423 को हम 999 में से क्या करेंगे
घटा देंगे 9,999 में से 423 को घटा देंगे और हमको क्या बचना चाहिए, हमेशा हर हाल में 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 को अगर इतना घटा के छोड़ देंगे तब शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, और भाग देंगे तो, और अगर हमको कितना चाहिए, शेष 7 बचना चाहिए, तो इसको 7 को ऐड कर देंगे। तो इसको जब आप इतना घटाएंगे, 423 घटाएंगे और 7 ऐड करेंगे तो आपको जो आ जाएगा संख्या 9,583। तो यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a बट्टा b दिया हुआ है 6/7। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b बट्टे में a माइनस 2b। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a बट्टे में b करना है। आपको हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, a बट्टे में b से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बट्टा b, और यहाँ b से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a बट्टे b और माइनस 2 b से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं। अब हमको देखिए a बट्टा b क्या दिया हुआ है, a बट्टा b क्या दिया हुआ है, 6/7 दिया हुआ है, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/7 माइनस 2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आंसर आएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा -4/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्क डन से क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगुनी है, मतलब ए जो है जल्दी काम करता है। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो काम पूरा करने में x दिन का समय लगाता है, तो बी उसको काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो 2x लगाएगा कार्य क्षमता। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखिए, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 14 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोनों मतलब a प्लस बी दोनों काम को पूरा करेगा, तो a प्लस बी तो 14 दिन में क्या करेगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, x गुने 2x बट्टे में x प्लस 2x जब करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 14 दिन में ख़त्म कर देगा। इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 21 दिन। अतः a उसको कितना दिन में काम पूरा करेगा, a पूछ रहा है ना अकेले, तो a अकेले कितना दिन में करेगा, 21 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यह है, किसी धन के निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज का दर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12.5% हो जाएगा। और इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, 160 दिया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 80 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 80, क्योंकि क्या होता है 80 रुपया पे ब्याज लगेगा ना अगले वर्ष, तो इस पे कितना है, तो ये है 10 रुपया। तो इसीलिए दर क्या हो जाएगा, तो दर निकाल देंगे 100 पे, तो दर कितना हो जाएगा, इसलिए 100 रुपया का था, 10/80 गुने 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 100/8 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.1/2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक शंकुकार तंबू के आधार की त्रिज्या, शंकुकार तंबू है, मान लीजिए ये शंकु है, इस तरीके से शंकु होता है। अब इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये त्रिज्या दिया है 7 मीटर, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24 मीटर। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो हम इसके लिए क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे L, ये है L, L कितना आ जाएगा, L हमारे ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 24, तो L क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इसको जब कैलकुलेट करेंगे 24 का स्क्वायर तो 7 7 49 और 24 चौके करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को रूट लेंगे तो आ जाएगा आपको 25। ठीक है, तो एल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब कपड़े का जो निकालेंगे, कपड़े का लंबाई निकालना है तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना कपड़ा लगेगा वो, तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो कौन क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, पाई आर का वैल्यू कितना है 7 है, एल हमको निकल के आया है 25, पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 550 मीटर। और कपड़े की चौड़ाई कितना दिया है 1.25 मीटर दिया हुआ है, इसीलिए कपड़े की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो 550 कपड़े की लंबाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा कपड़े का 550 बट्टे में 1.25। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 440 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो इसको जो आप लोग भाग देने के लिए बोल रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 से भाग देना है ना, इसके बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा -1, और -1 को आप क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए। तो -1 को पुट के एक -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, 6 और -1 से गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा और +7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 7, 6 6 12 13, और 13 में से गया तो कितना आएगा 12, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर रेखा है, इसमें पूछ रहा है P प्लस क्यू माइनस आर का मान बताना है। ठीक है, P प्लस क्यू माइनस आर का मान बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोमीटर दौड़ में 3 इतना सेकेंड लगता है, जबकि बी दौड़ में इतना समय लगता है। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम PDF के रूप में डाल देंगे, आप लोग देख लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मैथ का सोल्यूशन में। ये देखिए भिन्न के रूप में बदलना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 3.2/300 275। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेना है 3 + 0.0072। ठीक है, और यहाँ जब बाहर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72 - 00 बट्टे में 99 और ये 00, और इसमें 3 से जोड़ देंगे तो आप इस तरीके से 3.2/275 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो है सी नंबर। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है, प्लस माइनस को जैसे जैसे बोल रहा है चेंज करने के लिए वैसे चेंज कर दीजिएगा। तो इसके और जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 53 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार बराबर 22 दिया है, बस बराबर 42, तो ट्राम बराबर पूछ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें कार जैसे C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। इसी तरीके से B जो आता है 2 नंबर पे आता है ABCD में, U कितने पे आता है 21 पे, और S आता है कितने पे 19 को, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 42। इसी तरीके से इसमें भी सबका पोजीशन लिख के 20 18, R कितना पे आएगा 18, A और M कितना पे आता है 13 पे, सबको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 52। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 52। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। अगला संख्या इसमें पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 93 का वो हो जाएगा डी नंबर 135, सॉरी 135। इसमें गलत संख्या निकालना है तो 135 जो है गलत संख्या है। इसमें जब आप माइनस करके देखिएगा तो एक पैटर्न आपको मिलेगा -6 -3 -2 का, फिर एक बार डबल माइनस कीजिएगा तो आपको देखिएगा कि ये 137 होना चाहिए, 135 यहाँ पे दिया गया है तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगले वाला में भी कुछ नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह बदल देना है और उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 94 का, वो आ जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से दिया गया है, चिकित्सा शिक्षक और महिला के संबंध में दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। देखिए सभी चिकित्सक क्या है शिक्षक नहीं हो सकते ना, कुछ हो सकते हैं,
कुछ वो भी हो सकते हैं, कुछ दोनों तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों को ये कवर कर रहा है। ये वाला क्षेत्र जो है वो जो ऐसे होंगे जो तीनों होंगे, ये आधे ये होंगे आधे ये होंगे, ये वाला होगा फिर ये होगा, इस तरीके से इसको वेन डायग्राम ये वाला सही हो जाएगा 95 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, वायु को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, इसको आप लोग बनाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों में से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जाएंगे। तो इसको आप लोग बनाएंगे तो एक बनेगा और वो हो जाएगा क्या, होम, HOME। अगला क्वेश्चन, आकृति दिया गया है, इसमें त्रिभुज का संख्या ज्ञात करना है। तो इसके जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। आप लोग इसको देख लेंगे। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े दिए गए हैं, प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो 5 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। इसमें 5 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो और प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक विवाहित जोड़े, 2 विवाहित जोड़े, 3 4 बना दीजिए। और इसके भी 4 पुत्र हैं, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। तो टोटल कितने हो गए, तो 4 4 8 4 12 4 16 हो गए, ठीक है। और इसके भी, और एक यहाँ पे बना दीजिए, तो इसके भी 4 हो गए। तो 16 4 20, ठीक है। और इसको टोटल को और इसको जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक मेल फीमेल होगा, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ। और इस ये 4 चौका 16, 16 2 18, 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26। इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है, क्लॉक का दिया हुआ है, सायकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो 8:30 बजे जब आप देखेंगे तो 8:30 पे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आंसर इसका 75 डिग्री हो जाएगा, बी नंबर। इसके में फार्मूला है 60H - 11M बट्टे में 2। इस पर जब आप लोग इसको पुट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 60H हम आवर मतलब घंटा, घंटा कितना दिया है 8 बजे, ठीक है। और 11 मिनट कितना है 30, इसको पुट कर दीजिए, बट्टे में 2 कीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे 75 डिग्री आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। सुई के मिनट के सुई के बीच के निकालने के लिए ये फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बी नंबर। इस तरीके से आज का सेट कंप्लीट हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को कितना नंबर आ रहा है सेट में, ठीक है। थैंक यू।